आप सबका मेरी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग का असेसमेंट मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड रिवाइज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो हम ये पहले भी इसका एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था असेसमेंट का, मेजरमेंट का एंड इवैल्यूएशन का। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिवाइज टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कोई भी आप क्वेरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बीएड सेकेंड ईयर कर रहे हैं और जिसे उन आपके साथ साथ उन लोगों की भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम पर्पज से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक रिवाइज टैक्सोनॉमी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रिवाइज टैक्सोनॉमी में हम देख लेते हैं एनसीएफ 2005। ठीक है, तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट एक क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में इसका बनता है तो आप इसको प्लीज़ लिखिएगा, तो इससे आपके 5 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये एनसीएफ 2005 भी हम ऑलरेडी ये फर्स्ट ईयर में कर चुके थे, जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया था। तो एक बार उसको बस इसके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो the National Curriculum Framework 2005 provides a basis for radical change in the Indian education system। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 का, इसमें क्या कहते हैं, एक रेडिकल चेंज लेके आया था इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो इंडियन एजुकेशन ने क्या किया, जुलाई 2008 में रिव्यू किया था इंडियन एजुकेशन को। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उन्होंने बनाई, रेकमेंड, और उन्होंने कुछ रेडिकल चेंजेस को रेकमेंड किया। ठीक है, कि कैसे जो इंडियन क्लासरूम्स हैं उसमें एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है इन इंडिया। ठीक है, अब जो उसमें कौन कौन से रिकमेंडेशंस को इंक्लूड किया गया था वो देखते हैं। सबसे पहला रिकमेंडेशन है लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद द चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लिंक किया स्कूल के नॉलेज को, जो चाइल्ड का जो नॉलेज है जो स्कूल में वो ले रहा है उसको लिंक किया गया आउट ऑफ स्कूल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ, कि जो बच्चा क्लासरूम में कर रहा है और क्लासरूम में जो नॉलेज ले रहा है उसकी उसकी उसको लिंक किया जाए जो आउट ऑफ स्कूल जो है वो एक्सपीरियंसेस कर रहा है अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने प्ले ग्राउंड में कौन कौन से गेम खेल रहा है, कौन कौन से फ्रेंड्स बना रहा है, क्या कर रहा है। तो उस बाहर की जो नॉलेज है, आउट ऑफ स्कूल जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको स्कूल नॉलेज के साथ लिंक किया गया। नेक्स्ट है डिस्करेजिंग रोड लर्निंग। जो रोड लर्निंग थी, जो रट्टा लगाते थे, उसको डिस्करेज किया गया कि रोड लर्निंग पे बहुत कम फोकस दिया जाए और जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों की वो अच्छे से डेवलप की जा सके। एंड थर्ड पॉइंट है broadening the scope of classroom learning so that it goes beyond the prescribed textbook। ठीक है, जो स्कोप ऑफ क्लासरूम है, जो क्लासरूम का स्कोप था उसको ब्रॉडन किया गया ताकि जो लर्निंग है वो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक से बाहर जा सके, उससे आगे जा सके। यानी कि जो आपकी इंडियन क्लासरूम में पहले क्या होता था कि सिर्फ जो बुक्स में है वही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, लेकिन अब उसके स्कोप को ब्रॉडन किया गया है ताकि वो टेक्स्ट बुक से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ, सीख पाएँ, सिर्फ लर्निंग जो है वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे। नेक्स्ट है मेकिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिस्टम को भी फ्लेक्सिबल बनाया गया और रिस्पॉन्सिव बनाया गया ताकि चाइल्ड का, एक बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। एंड नेक्स्ट है डेवलपिंग पार्टिसिपेटरी स्कूल आइडेंटिटी कंसिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो जो बच्चे की जो स्कूल आइडेंटिटी है उसको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के साथ कंसिस्टेंट किया जा सके। तो ये सारी रिकमेंडेशन जो है इंक्लूड की गई थी एनसीएफ 2005 में। तो इसके कंसर्न्स देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के कंसर्न रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ न्यू फ्रेमवर्क 1986 टू 1992। तो सबसे पहला जो एनसीएफ बना था वो 1986 में बना था, देन 1992 में उसको रिवाइज किया गया, फिर ये 2005 में दोबारा बना था, जो इसमें अमेंडमेंट्स थी वो की गई थी। ठीक है, तो इसके कंसर्न क्या थे मेन, मतलब किस बेसिस पर हमें ये एनसीएफ को रिवाइज करना पड़ा था इंडियन गवर्नमेंट को, क्यों। ठीक है, तो इसका कंसर्न था सबसे पहला बिल्डिंग अ कोहेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन पिलर ऑफ रेलिवेंस, इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। ठीक है,
तो एक कोहेसिव सोसाइटी बनाना चाहती थी गवर्नमेंट, जिसके पिलर हो रेलिवेंस, ठीक है, रेलिवेंस होना चाहिए हमारे को सोसाइटी में, इक्वालिटी होना चाहिए और एक्सीलेंस होना चाहिए था। क्योंकि पहले क्या था कि जो गवर्नमेंट या लोग थे, मतलब सबको पढ़ने नहीं देते थे, लाइक यहाँ पे इनइक्वालिटी थी जाति को लेके, धर्म को लेकर, या फिर मेल फीमेल को लेके, जो भी था, तो उसको सबको हटाया जा सके और एक कोहेसिव सोसाइटी बनाई जा सके जिसके पिलर हो इक्वालिटी हो, रेलिवेंस हो और एक्सीलेंस हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका कंसर्न था इंटीग्रेटिंग इंडिजीनियस नॉलेज। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, जो हमारे देश की नॉलेज है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो मतलब हमारी इंडियन नॉलेज है, जो स्वदेशी नॉलेज है, उसको भी इंटीग्रेट किया जाए पढ़ाई के साथ, ठीक है, और रिकॉग्नाइज किया जा सके इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड सिविलाइजेशन में, ठीक है, जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन में इंडिया का कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि और हमारी जो स्वदेशी नॉलेज है, ठीक है, इंडिजीनियस नॉलेज है, उसको भी इंटीग्रेट किया जाए बाहर की नॉलेज के साथ। तो नेक्स्ट है इनकलकेटिंग अ नर्चरिंग अ सेंस ऑफ प्राइड इन बीइंग एन इंडियन। तो उसमें गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो मतलब इंडियंस हैं उनके अंदर एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए, सेंस ऑफ प्राइड को नर्चरिंग करना चाहिए, यानी उनको एक ऐसा सेंस ऑफ प्राइड उनके अंदर धीरे धीरे पोषित होना चाहिए कि वो इंडियन है, प्राउड टू बीइंग एन इंडियन, ठीक है। पैट्रोटिज्म आना चाहिए उनके अंदर, यानी कि पैट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति की भावना, समथिंग, ठीक है। एंड नेशनलिज्म टेम्पर्ड विद द स्पिरिट ऑफ वसुदेवा कुटुम्बकम, ठीक है, जो हमारा था वासुदेव कुटुम्बकम, जो हमारे इंडिया का एक वो है, तो वो मतलब इंडियंस के अंदर एक बिल्ड किया जा सके उनके अंदर, ठीक है। तो ये इनका कंसर्न था एनसीएफ का। नेक्स्ट लास्ट है कि यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिंकिंग एजुकेशन विद द लाइफ स्किल्स। तो जैसे जो एलिमेंट्री एजुकेशन थी, यानी कि फर्स्ट टू 8th क्लास तक की जो एजुकेशन थी उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए एंड लिंक किया जाए एजुकेशन को लाइफ स्किल्स के साथ साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं वैल्यू डेवलपमेंट एट ऑल स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो जितने भी स्कूल एजुकेशन के स्टेजेस थे उन पे वैल्यू को डेवलप किया जा सके, ठीक है, बच्चों के अंदर। और नेक्स्ट है मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में चैलेंजेस आ रहे थे, ठीक है, ग्लोबलाइज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और ग्लोबलाइजेशन में, उन चैलेंजेस को मीट किया जाए और रिसॉल्व की जाए सारी चीज़ें, ठीक है। और नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड। करिकुलम का जो लोड था, करिकुलम ऐसा बनाया जाए कि वो बहुत ज़्यादा लोडेड ना हो, ठीक है। यूजिंग कल्चर स्पेसिफिक पैडागोजी, जो कल्चर से रिलेटेड जो पैडागोजी बनाई जाए, जो इसमें कल्चर को स्पेसिफाई किया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है व्यूइंग द चाइल्ड एज कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब बच्चे को ऐसे देखा जाए कि वो कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को, ना कि रट्टा लगाए और सिर्फ उसको रटने पे ध्यान दे, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को। और नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द इंटरफेस बिटवीन कग्निशन इमोशन एंड एक्शन। जो कग्निशन और इमोशन और एक्शन का जो हमने वो पढ़े थे कि कॉग्निशन में लाइक नॉलेज लेना, इमोशन में उसको समझना और एक्शन में उसको एक्सप्रेस करना, तो उसके बीच में एक इंटरफेस होना चाहिए। एम्पावरिंग टीचर फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो टीचर्स को भी एम्पावर किया जाए कि वो करिकुलम को डेवलप करे और इम्प्लीमेंटेशन उसमें टाइम टू टाइम करते रहें, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं रिवाइज टेक्सोनॉमी में जो है ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी दी गई है, जो 2000 में लिखी गई थी, ठीक है। तो ये हम पहले भी हम कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ये वाला टॉपिक भी, जो लाइक 3 उन्होंने डोमेन्स दिए थे, जो ब्लूम थे उन्होंने हमें 3 डोमेन्स दिए थे टीचिंग लर्निंग के, सॉरी लर्निंग के ओनली। पहला था कॉग्निटिव, मतलब नोइंग, अफेक्टिव, फीलिंग एंड साइकोमोटर डोमेन, जो विच इज रिलेटेड टू डूइंग समथिंग, ठीक। तो इसमें अब टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी मीन्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इन दिस सेंस अ टेक्सोनॉमी लाइक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी present a system of classification of the objectives in similar way as Dewey's decimal system tends to classify a number of books in the library, ठीक है।
मतलब टेक्सोनॉमी का मतलब, जो टेक्सोनॉमी होता है उसका मतलब है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे ब्लूम्स की टेक्नोमी क्या करती है, प्रेजेंट करती है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव को। जैसे डेवे का जो डेसिमल सिस्टम था जो बताता था कि एक लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं, तो उसी तरीके से जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है टीचिंग लर्निंग का, तो वो हम उसी जो हम टेक्सोनॉमी बताती है हमें, ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी बताती है कि किस तरीके से टीचिंग को डिवाइड किया गया है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब लर्निंग को कैसे कैसे किन किन उसमें डिवाइड किया गया है सिस्टम्स में, ठीक है, या कैसे क्लासिफाई किया गया है। The taxonomy of instructional objective has been worked out the assumption that the teaching process may be conceived as an attempt to change the behavior of student with respect to some subject matter or learning experiences। ठीक है, तो मतलब टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट में कैसे ऑब्जेक्टिव जो है वो कैसे काम करती है कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस से या किसी सब्जेक्ट मैटर से, ठीक है, जो स्टूडेंट का बिहेवियर है उसको चेंज करने का एक अटेम्प्ट किया जा सकता है और उसको कंसीव भी किया जा सकता है, ठीक है, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। और ये बोल रहे हैं कि बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। बिहेवियर को जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, 3 डोमेन्स में इसको डिवाइड किया गया है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। The taxonomy of instructional objective has also been considered to be belonging to these 3 domains, ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी है जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की, वो भी इन्हीं 3 डोमेन्स के साथ बिलोंग करती है, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तीनों डोमेन के, तो ठीक है, पहले कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि टर्मिनोलॉजी के मतलब नॉलेज मिलती है इसमें, ठीक है, मतलब आपको नॉलेज के बेसिस पे किस डिवाइड में क्या है, नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों के साथ, इस स्पेसिफिक टर्म के साथ कैसे डील करना है, उसके क्या वेज हैं क्या मीन्स हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ कन्वेंशन, कन्वेंशन का नॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, ठीक है, ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस का नॉलेज मिल जाता है। नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी, तो कैटेगरीज का और क्लासिफिकेशन का भी नॉलेज इसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है। क्राइटेरिया का नॉलेज हो जाता है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या मेथोडोलॉजी है। मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, हम नॉलेज लेते हैं, उसका मीनिंग ही ये है कि कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू नोइंग, ठीक है, कि हम चीज नए नए टर्म सीखते हैं, बेस और मीन सीखते हैं कि कोई सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, कैसे कन्वेंशन का नॉलेज कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे कैटेगराइज करना है, क्राइटेरिया क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉग्निटिव डोमेन में सिखाई जाती हैं, ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है। तो कॉम्प्रीहेंशन में आ जाता है कि ट्रांसलेशन, हमें ट्रांसलेट करना आता है चीज़ों को, उसमें हम ट्रांसलेट करना सीखते हैं। इंटरप्रिटेशन आ जाती है, इंटरप्रेट कैसे करना है किसी चीज़ को, तो हम वो सीखते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन करना सीखते हैं हम, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेशन मतलब कि प्रेडिक्ट करना, जो हमारे पास करंट फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट या नॉलेज चीज़ें हमें सिखाई जाती है, तो उससे हम फ्यूचर के फैक्ट्स या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन वो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में सीखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में आ गई, कि ट्रांसलेशन करना आ गया, इंटरप्रेट करना आ गया, एक्स्ट्रापोलेशन करना आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन, हाँ, अप्लाई करना आता है चीज़ों को। जब हम नॉलेज से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, हमारे लिए हमें कोई वर्ड पढ़ाया गया, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको ABCD पढ़ाई जाती है, तो पहले वो देखता है उनको, ठीक है, वर्ड्स को पहचानता है, देखता है, सीखता है, लिखना सीखता है, फिर उनको अप्लाई करना सीखता है, जैसे दिखाते हैं ना कि कहाँ पे क्या आएगा, तो उसको अप्लाई करना सीखता है, तो एप्लीकेशन का प्रोसेस भी इसी में आ जाता है। देन एनालाइज करना सीखता है वो, ठीक है, कि कैसे एनालाइज करना है एलिमेंट्स को, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप्स बताने हैं। जैसे वो होता है ना, जब बोलते हैं कि एक के बाद क्या आता है, दो छोटे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक सिखाए जाते हैं कि व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम बिटवीन, ये सारे तो रिलेशनशिप्स बताते हैं आपस में क्या है। फिर वर्ड्स जोड़ने बनाए जाते हैं उनको, वर्ड्स जोड़ने के साथ फिर उनको सेंटेंसेस बनाने सिखाते हैं। तो सारा ये नोइंग का पार्ट है, कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल है जो, वो भी उनको उसमें पढ़ाए जाते हैं। फिर सिंथेसिस लगाना सीखता है बच्चा, ठीक है।
कि कैसे यूनिक कम्युनिकेशन सीखनी है। ये सारा जो है कॉग्निटिव डोमेन में आता है कि बच्चा जो है यूनिक कम्युनिकेशन करना सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कुछ भी नहीं आता, छोटा बच्चा वही बोलता है ना, जो देखता है जो सुनता है वही बोलता है, तो वो सारा इसमें यूनिक कम्युनिकेशन भी सिंथेसिस लगाना सीख रहा है बच्चा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ प्लान और प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो प्लान मतलब जो प्रोडक्शन करता है, मतलब प्लान्स बनाता है, फिर प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशंस को वो करता है, ठीक है। डेरिवेशन बनाता है, सेट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट सेट्स करता है, ठीक है। इवैल्यूएशन का इसमें आ गया, जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एडिशन इंटरनल एविडेंस, ठीक है। तो जजमेंट जो इंटरनल एविडेंस है उसके उसमें जजमेंट भी वो बनाता है, ठीक है। एक्सटर्नल क्राइटेरिया पे भी वो जजमेंट बनाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये नोइंग वाला हो गया। अब अफेक्टिव डोमेन की हम बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ नॉलेज ले रहा है, ठीक है। उसको सिंथेसिस बना रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है, सीख रहा है, रट रहा है, ठीक है। रटने तक सारी चीजें आती हैं नोइंग में, ठीक है। अब आते हैं हम अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव में जहाँ पे वो अंडरस्टैंड करना सीखता है, ठीक है। जहाँ पे वो अवेयर होना मतलब समझना सीखता है, जहाँ पे वो रोट लर्निंग से आगे बढ़कर चीजों को समझता है, ठीक है, और अप्लाई करना सीखता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलता है फिर ये, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला है रिसीविंग। रिसीविंग में अटेंडिंग हो गया, ठीक है। तो वो कैसे नॉलेज को रिसीव कर रहा है, उसको कैसे अप्लाई कर रहा है। अवेयरनेस आ जाती है इसमें बच्चे की, ठीक है। एक तो बच्चा अवेयर होके सुनेगा, क्योंकि जब वो चीज़ें हम समझते हैं, हम जब रट्टा कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ देख देख के रट रट के लिख रहे हैं। अवेयरनेस आती है तो हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके फैक्ट्स पा रहे हैं, उसका जो कॉज एंड रिलेशनशिप है उसको, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। विलिंगनेस टू रिसीव, ठीक है। हम विलिंगनेस आ जाती है हमारे अंदर, जब हम कोई चीज़ समझते हैं ना तो उसकी एक्साइटमेंट आ जाती है, उसकी एक विलिंगनेस होती है हमारे अंदर, ठीक है। कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन। तो इसमें जो अटेंशन होती है वो कंट्रोल्ड होती है और सिलेक्टेड होती है, मतलब हम खुद उस अपनी जो अटेंशन है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में कह रहे हैं कि एक्वाइसेंस आ जाती है इन रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एक्वाइसेंस का मतलब होता है कि संतुष्ट होना, मतलब जो भी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसमें एक संतुष्टि का लेवल उसका बढ़ जाता है, ठीक है। विलिंगनेस आ जाती है रिस्पॉन्ड करने में, कि वो रिस्पॉन्ड करना चाहता है, क्योंकि जब वो समझ रहा है तो समझ के वो रिस्पॉन्ड कर रहा है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल आ रहा है उसका, ठीक है। सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स, और वो सेटिस्फाइड भी होता है अपने रिस्पॉन्सेज से, ठीक है। वैल्यू करेगा जब उसको चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ चुका है जब एक बच्चा, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ वैल्यू, तो उसको एक वैल्यू की एक्सेप्टेंस हो जाती है। प्रेफरेंस फॉर अ वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू को वो प्रेफरेंस भी देता है, कमिटमेंट आ जाती है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू, तो वो वैल्यू को क्या करता है, कंसेप्चुअलाइज करता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आ जाता है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम, तो जो वैल्यू सिस्टम है उसको भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन में क्या आएगा, वैल्यू जनरलाइज सेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जनरलाइज सेट होते हैं, वो सारी चीज़ों को जनरल जो भी वो सीखता है उसको जनरलाइज करता है, कैटेगराइज करता है, ठीक है। उसको कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जनरलाइज करता है, देन उसको कैरेक्टराइजेशन करता है, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें समझने लगता है। तो अब क्या कर रहा है, वो अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चल रहा है, उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नोमी उसमें आपका सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव लिख देना, तीनों के ऑब्जेक्टिव आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपका बड़ा क्वेश्चन भी आराम से बन जाता है। शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में लिख दीजिए, लॉन्ग में आता है लॉन्ग में लिख दीजिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक ठीक है, 50-50 आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो इंपॉर्टेंट में आप इसको लिखिए, क्योंकि ये जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ये लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट ही थी, इस साल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 5 नंबर में भी बन सकता है, तो आप शॉर्ट कोई लिख दीजिए, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आप लॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। तो इस यूनिट का लास्ट एक टॉपिक है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि टीचर है जो वो एक फैसिलिटेटर है, ठीक है, एक तरीके से इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब वो लर्निंग की असेसमेंट कर रहा है तो टीचर क्या रोल प्ले कर रहा है, एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि टीचर क्या क्या रोल प्ले करता है इन टीचिंग। तो अगर ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट में तो आप उसको लिख सकते हैं, प्लान अहेड एंड थिंक अबाउट द नीड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। प्लान करता है और सोचता है कि क्या क्या नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, जिसको पूरा किया जा सके थ्रू टीचिंग, ठीक है। गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग देयर क्लासरूम,
ठीक है। तो स्टूडेंट को क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि और क्लास को मेंटेन करे। ठीक है। टीच स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्वायर इन्फॉर्मेशन, कि वो क्वेश्चन पूछे और इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करे। टीचर का काम ही क्या है कि वो बच्चों से क्वेश्चन भी पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि जो भी वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आए और वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो वो देना चाहता है थ्रू टीचिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट वे में एक्वायर कर सके। टीच स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, ये सेम ही हो गया है। ठीक है। टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज क्लासरूम मटेरियल, की जो क्लासरूम मटेरियल है, ठीक है, जैसे बुक्स हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर वो खुद जो पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके और कैसे यूज़ करना है वो उनको बता सके। ठीक है। मॉडल व्हाट यू वांट स्टूडेंट टू डू, ठीक है, एक मॉडल बने कि बताए कि आप स्टूडेंट को क्या करना है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है। उसमें उनको समझाए, उनके लिए एक रोल मॉडल बने। मॉनिटर द अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू डू, ठीक है, अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू डू, बच्चों का जो अमाउंट ऑफ टॉकिंग है कि कितना उन्हें बात करनी है, क्या बात करनी है, वो उस चीज़ को भी वो मॉनिटर कर सके कि कितने बच्चे बात कर रहे हैं, कितने पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। इम्प्लीमेंट एज अ वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है, तो वो क्या करता है, एज वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड की तरह काम करता है। यानी कि स्कूल क्या है, एक तरीके से वर्क स्टेशन है और जिसको मैनेज करने का काम कौन करता है, टीचर करता है। ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आपको किसी और सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है। और कोई भी डाउट है या कोई भी कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसको दूर किया जा सके। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो पाए। और दूसरे बच्चों के से भी साथ शेयर कीजिए जिनको मतलब इस तरीके की नीड है या वो पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये उन सब के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट मैटर है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो सीख सकते हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा माई चैनल को। थैंक यू सो मच।